हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगेंस्ट द गॉड का एपिसोड नंबर 4। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची यूवी की मदद करता है ताकि वो उसके ब्लॉक में एंडेरियंस को अनब्लॉक कर सके। साथ ही साथ हम लोगों को जियाओ ट्राइब के लीडर का बेटा जियान भी देखने को मिला, जो कि यहाँ जियाओ सेक्ट आया हुआ था ताकि वो अपने साथ एक डेसिपल को लेकर जा सके। लेकिन जियान तो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था जिसके इरादे लिंगजी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ यूलन भी इस बात को समझ गया था, इसलिए वो जियान का साथ देते हुए लिंगजी को फंसाने की कोशिश करता है। जहाँ जियान और उसके साथियों ने प्लान बनाया हुआ था कि ये लोग मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर की चोरी का इल्जाम लिंगजी पर लगा देंगे ताकि जियान लिंगजी को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ जियाओ सेक्ट का हेड अपने साथियों को डांटते हुए कह रहा था कि आखिर तुम में से चोरी किसने की है। लेकिन यहाँ सब लोग ही खामोश थे। तभी अचानक जियान का असेसन वहाँ पर मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को लेकर पहुंच गया, जो कि यहाँ जियान को बताता है कि ये मुझे रूम नंबर 66 में मिला। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग लिंगजी की तरफ देख रहे थे, जबकि लिंगजी घबराते हुए कहती है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। युनची को तो लिंगजी पर काफी यकीन था, इसलिए वो कहता है कि जरूर मेरी आंटी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। जियाओ सेक्ट का हेड भी यहाँ पर लिंगजी की तरफ देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता, तुमने ये चोरी की। लिंगजी उन्हें बताने की कोशिश करती है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। जियाओ सेक्ट का हेड तो जियान के साथ मिला हुआ था। वो लिंगजी को डांटते हुए कहता है कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो क्या ये मिस्टिक पाउडर खुद उड़ते हुए तुम्हारे कमरे में जाकर सराने के पीछे छुप गया। लिंगजी बेचारी तो उनकी ये बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ जियान उसे देखकर कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे मजबूरन तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। दूसरी तरफ जियाओ सेक्ट का हेड ये सुनकर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मास्टर जियान प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि जियाओ लिंगजी ने ये मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर चोरी किया है, लेकिन वो ना समझ है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो ये सब यकीनन अपने भांजे युनची के लिए कर रही थी, जिसके मिस्टिक क्वीन डिस्ट्रॉयड है। जब आपने इस पाउडर के बारे में बताया कि ये मिस्टिक क्वीन को रिकवर कर सकती है, तो यकीनन इसलिए उसने चोरी करने का फैसला किया होगा। प्लीज आप इस बेचारी लड़की को उसकी गलती के लिए माफ कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छे दिल की है। युनची इसकी ये कमीने वाली हरकतें देखकर अपने मन में कहता है कि ये मेरी आंटी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये उल्टा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसने चोरी की। जियान ने तो पहले से ये सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर हेड से कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस मासूम से दिखने वाली लड़की को पनिशमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं इसे अपने साथ जियाओ ट्राइब लेकर जाऊंगा, जहाँ पर हमारे बड़े एल्डर्स इस लड़की के पनिशमेंट के बारे में डिसीजन लेंगे। यकीनन वो लोग एक अच्छा फैसला करेंगे। जो सुनकर लिंगजी कहती है कि नहीं, मैं इस फैसले को नहीं मानती, क्योंकि मैंने कोई चोरी ही नहीं की। दूसरी तरफ जियान उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से के साथ कहता है कि बेशरम औरत, पहले तुमने चोरी की और अब तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अभी अचानक यहाँ बीच में युनची बोल पड़ा। वो कहता है कि मैं इस चोरी के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। युनची को ये बीच में बोलता हुआ देखकर उसके ग्रैंडफादर उसे खामोश रहने के लिए कहते हैं, लेकिन युनची अपनी आंट को ये फंसने कैसे दे सकता है। वो अपनी लिटिल आंट की तरफ देखकर कहते हैं कि आंट मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जबकि यहाँ दूसरी तरफ जियाओ सेक्ट का हेड मास्टर जियान को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का युनची है। जियान तो उसे पहले से ही पहचानता था, इसलिए वो हेड से कहता है कि हाँ, मैं इस लूजर के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, बताओ युनची तुम्हें क्या कहना है। जिस पर युनची अपनी चाल को शुरू करते हुए कहते हैं कि मुझे मालूम है कि जियाओ सेक्ट का हेड काफी ज्यादा समझदार है, वो अपने हर फैसले को करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी कीमती पाउडर को उसने ऐसी फार्मेसी में रखवा दिया जहाँ की सेफ्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये सुनकर सेकंड एल्डर बढ़ते हुए यहाँ युनची से कहते हैं कि तुम अब हमारे हेड पर इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने ये अपना मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर चुराया। युनची शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मुझे ये बात हैरान कर रही है, इसलिए मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता हूँ। हेड भी आगे आकर यहाँ युनची को बताता है कि तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए मैंने उसे फार्मेसी में रखवाया जहाँ पर बहुत सारे एलेक्सर्स का सेंट होगा, यानी कि एलेक्सर्स की खुशबू, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सही रहेगा। साथ ही आज तक हम लोगों की यहाँ पहले कभी चोरी नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं था कि इस बार हमारे यहाँ चोर भी आ जाएंगे। उनकी एक्सप्लेनेशन देने के बाद सेकंड एल्डर कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, अब फौरन वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। जिस पर युनची कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ सवाल करना शुरू किए हैं। जैसा कि हमारे हेड ने एलेक्सर सेंट के बारे में बताया, उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उन्हें एलेक्सर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, क्योंकि हेड ने ही खुद बताया कि उन्होंने मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर के बॉक्स को फार्मेसी में रखा हुआ था, तो यकीनन उस बॉक्स से काफी ज्यादा एलेक्सर्स की खुशबू आ रही होगी। क्यों ना आप वो बॉक्स लेकर यहाँ पर आ जाओ, ताकि हम लोग उस खुशबू को सुनकर पहचान ले कि ये वहाँ पर मौजूद था भी या नहीं। जिस पर जियान का एक असेसन गुस्सा हो गया था, लेकिन जियान जानता था कि इस बात से वो कुछ नहीं साबित कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, ये जैसा चाहता है वैसा हम कर देंगे। मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर का बॉक्स यहाँ पर लेकर आ जाओ, ताकि हम उसकी खुशबू सुनकर इसे बताएं और इसे प्रूव करें कि चोरी हुई थी। साथ ही युनची ये सुनकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। हेड, आपको तो मालूम होगा कि हमारी फार्मेसी में किस तरह के एलेक्सर्स है और उनकी खुशबू कैसी है। जिस पर हेड कहता है कि वहाँ पर बहुत तरह के एलेक्सर्स है, इसलिए मिक्स तरह की खुशबू आएगी। लेकिन युनची कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं, हम लोगों की फार्मेसी में कुछ ज्यादा हाई ग्रेड के एलेक्सर्स नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लो ग्रेड के एलेक्सर्स है, जिनमें से मीठी और सिर्फ फिश की तरह खुशबू आती है। जो हमारे सेट के मेंबर्स वहाँ फार्मेसी में ज्यादा जाया करते हैं, उन लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, अगर वो लोग भी इस खुशबू को सुनेंगे तो पहचान लेंगे। तो सुनकर वहाँ पर मुझे सब लोग यही बात कर रहे थे कि हाँ, युनची ने बिल्कुल ठीक कहा, जबकि युनची अपने मन में कह रहा था कि जियाओ सेक्ट के हेड ने एक गलती कर दी, उसने मेरे सामने एलेक्सर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मुझसे ज्यादा एलेक्सर्स के बारे में कोई नहीं जानता। जबकि हेड भी यहाँ पर युनची को देखकर अपने मन में कह रहा था कि वैसे तो ये काफी बेवकूफ था, आखिर अचानक ये इतना ज्यादा अक्लमंद कैसे हो गया। अब यहाँ पर युनची के ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए जियान कहता है कि मैं खुद इस बॉक्स को सुनकर बता देता हूँ, जिसे सुनने के बाद जियान कहता है कि हाँ, इसमें से मीठी और फिश जैसी खुशबू आ रही है। जियान जानता था कि उसके फैसले पर यहाँ कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, नहीं तो जियान उसकी जान ले लेगा। युनची हमेशा उससे 2 कदम आगे था। यहाँ अचानक प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, जहाँ युनची कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने गलती से फिश जैसी खुशबू बता दी, असल में हमारी फार्मेसी में से मीठी और बिटर जैसी खुशबू आती है। साथ ही युनची अपनी एक्टिंग को शुरू करते हुए कहता है कि वैसे अब तो मैं पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, मास्टर जियान का पावर लेवल तो काफी हाई है, वो कभी भी गलत स्मेल तो नहीं सुन सकते, लेकिन फिर आखिर उन्होंने फिश के बारे में क्यों कहा। ये सब सुनकर यूवी समझ गई थी कि यहाँ युनची क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसके
चेहरे पर तो एक स्माइल भी आ चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जियान के असेसन को गुस्सा आ गया था। वो आगे आकर युंची पर भड़कते हुए कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की, जिस पर युंची उसे भी घेरे में लाते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे मास्टर पर वैसे भी शक नहीं कर रहा, मुझे सारा के सारा शक तो तुम पर है। तुम ही हो वो इंसान जो कि मेरी आंटी के कमरे से इस मिस्टिक पाउडर को ढूंढ कर लाए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी आंटी का बेडरूम किस साइड पर था, ईस्ट में या वेस्ट में? साथ ही तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें ये मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर मेरी आंटी के पिलो के नीचे से मिला, तो तुम क्या बता सकते हो कि मेरी आंटी का पिलो किस रंग का है? वो असेसन तो कभी यहाँ पर लिंजी के रूम में गया ही नहीं था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। जो सुनकर युंची कहता है कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी आंटी को फंसाने की कोशिश की, तुमने ही वहाँ पर वो मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर रखा होगा। ये सुनकर लिंजी तो काफी जरा खुश हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जियान खुद के साथी को फंसते हुए गुस्से में आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे जाओ ड्राइव पर इल्जाम लगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए अपने असेसन को इशारा करता है कि जाकर उसे जान से मार दो, जिस पर हम देखते हैं कि जियान का असेसन तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए सीधा यहाँ युंची पर हमला करने आ रहा था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर युंची थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अभी के लिए वो फिलहाल फाइट नहीं कर सकता। तभी अचानक युंची को बचाने के लिए उसके ग्रैंडफादर फौरन युंची के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो असेसन पावरफुल था, जिसके हिट की वजह से युंची के ग्रैंडफादर थोड़े से घायल हो चुके थे। इन दोनों के दरमियान ये फाइट इससे पहले कि आगे बढ़ पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि जियान के अंकल फौरन खड़े होकर उस असेसन को वहीं पर रोक देते हैं, जो कि यहाँ पर जियान से कह रहे थे कि युंची ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे भी अब लगने लगा है कि कोई तो है जो कि लिंजी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें जरा सोच विचार करके ही फैसला करना चाहिए। जो बात जियान को तो अच्छी नहीं लगती, वो अपने अंकल से कहते हैं कि अब आप भी इस लूजर का साथ दोगे, जिस पर उसका अंकल कहता है कि नहीं, ये ज़्याओ ड्राइव की इज्जत का सवाल है, हम लोग कभी भी गलत फैसला नहीं कर सकते। साथ ही हम यहाँ पर युंची के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि आगे आकर जियान से कहता है कि मैं आपको इस बात की गवाही दे सकता हूँ, मेरी बेटी ने मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को नहीं चुराया, मैं कल शाम से उस पर नजर रख रहा हूँ, वो अपने रूम से बाहर तक नहीं निकली। जबकि साथ ही हम लोगों को कल शाम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंजी वाकई में उस मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को चोरी करना चाहती थी, लेकिन युंची के ग्रैंडफादर को भी इस बात का अंदाजा था कि लिंजी इस तरह की बेवकूफी कर सकती है, इसलिए वो वक्त रहते ही वहाँ पर पहुंच गए थे, जहाँ वो लिंजी को मना करते हुए अपने साथ वापस ले जाते हैं। यहाँ पर थर्ड एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर फौरन अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि तुम तो झूठ भी कह सकते हो, आखिर लिंजी तुम्हारी बेटी है, जिसको बचाने के लिए यकीनन तुम कुछ भी करोगे। जो सुनकर थर्ड एल्डर कहता है कि मैं यहाँ सेट में बहुत सालों से हूँ, यहाँ पर मुझे जाओ सेट का हर एक मेंबर जानता है कि मैं अपने जाओ सेट के साथ हमेशा वफादार रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अभी अचानक यूलम यहाँ पर बीच में कहता है कि आप पिछले 10 साल से हम लोगों से झूठ कहते आ रहे हैं और आप फिर भी कहना चाहते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर थर्ड एल्डर हैरान होते हुए यूलम से कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मकसद क्या है, जिस पर यूलम भी अपनी जगह पर खड़ा होकर आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि आपने कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, खाइए अपने मरे हुए बेटे की कसम और बताइए कि क्या युंची सच में आपका ग्रैंडसन है। जो सुनकर तो थर्ड एल्डर को अचानक ही एक झटका लग गया था, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बात कभी किसी को मालूम होगी। यहाँ दूसरी तरफ यूलम की ये सारी बातें सुनकर ज़ियाओ सेट का हेड कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, जिस पर यूलम कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं, बल्कि मैंने थर्ड एल्डर को खुद उनकी मरे हुए बेटे की कब्र पर ये बोलते हुए सुना था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड एल्डर अपने बेटे की कब्र के सामने खड़ा होकर कह रहा था, मैं नहीं जानता कि ये छोटा बच्चा कौन है जिसके लिए तुमने अपनी और अपनी बेटी की जान दांव पर लगा दी। अब मैं तुम्हारे फैसले की कदर करते हुए इसकी हिफाजत करूंगा, मैं इसे अपने पोते की तरह रखूंगा, इसको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे कोई तकलीफ ना हो। वो जब ये सब कह रही थी तभी अचानक यूलम ने चुपकर ये सारी बातें सुन ली थी। इवन कि थर्ड एल्डर को भी एहसास हो गया था कि वहाँ पर कोई मौजूद है। यहाँ थर्ड एल्डर को पता चलने के बाद वो गुस्सा होते हुए कहती है कि अच्छा तो वो तुम थे, जिस पर यूलम कहता है कि इसका मतलब साबित हो गया। थर्ड एल्डर भी इसके बाद कोई जवाब नहीं दे पाते, जो सुनकर लिंजी और युनचेन दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। यहाँ ज़ियाओ सेट का हेड यूलम की ये सारी बातें सुनकर थर्ड एल्डर से कहता है कि यूलम ने जो कुछ भी कहा क्या वो सही है। लिंजी भी फौरन अपने फादर के पास आ गई थी, वो भी बिल्कुल सेम सवाल करती है, जबकि युनची भी उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता था, जिस पर थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए युनची से कहती है कि बेटा मुझे माफ कर देना। जियान को तो ये सुनकर काफी खुशी होती है, वो यहाँ पर हंसते हुए युनची का मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि ये तो एक ऐसा नकारा इंसान निकला जिसको तो अपने ही पेरेंट्स ने छोड़ दिया होगा। जबकि ज़ियाओ सेट का हेड भी यहाँ पर आगे आकर युनची से कहता है कि अब से तुम हमारे ज़ियाओ सेट के मेंबर नहीं हो, तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ युनची तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया, वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपने मुझे 18 साल तक पाला है, मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी भी आपका ये कर्ज ना चुका सकूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपका बायोलॉजिकल ग्रैंडसन हूँ या फिर नहीं, मैं हमेशा आपका पोता ही रहूंगा। ये कहने के बाद युनची उनके सामने काफी रिस्पेक्ट के साथ झुकते हुए अलविदा करके वहाँ से रवाना हो गया था। तभी अचानक यूलम उसे आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम मिस यूवी के साथ की हुई अपनी शादी के बारे में क्या करोगे। जो सुनकर युनची यूवी की तरफ देखकर फौरन यूलम से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिस पर यूलम जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरा लेना देना नहीं, लेकिन मिस यूवी ने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि वो तुम्हारे अंकल का एहसान चुका सके। वो लड़की नहीं जिसके साथ मिस यूवी की शादी होनी चाहिए थी, तुम तो एक गलत इंसान हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जो सुनकर युनची ने यूवी के साथ अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल लिया था। यूलम ये देखकर खुश होते उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेने ही लगा था, लेकिन युनची ऐसा नहीं करता। वो यहाँ ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीधा मिस यूवी के पास चला जाता है, जहाँ वो उसे मिस यूवी के हवाले करते हुए कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहना चाहो या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं इस बारे में किसी और का फैसला नहीं सुनना चाहता, अगर तुम मेरे साथ ना रहने का फैसला करती हो तो तुम इस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ देना। साथ ही युनची यहाँ पर यूवी के पास आते हुए उससे कहता है लेकिन मुझ पर एक एहसान करना कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जो कहने के बाद युनची वहाँ ज़ियाओ सेट से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर मिस यूवी अभी भी युनची को देखकर उसी के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक यूलम बीच में बोलते हुए कहते हैं कि मिस यूवी हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हुई, अब से आप आजाद हो, आप जल्दी से बस इस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दो, जिसके बाद आप अपने लिए कोई ना कोई टैलेंटेड हस्बैंड ढूंढ सकती है। लेकिन मिस यूवी ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ने से इनकार कर दिया था। वो यहाँ पर यूलम का
जवाब देती हुई कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, हमारी मैरिज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरी तरफ जियान को भी ये सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तुम्हें सीवी के सपने देख रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी शादी का हमारे जाओ साइड से लेना देना था, मैं अपने जाओ ट्राइब की बेइज्जती होने नहीं दे सकता। और ये कहते हुए अपने एक असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो जल्दी से जाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दे, जिसको बचाने के लिए मिस यूवी ने उस असिस्टेंट के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। शुरू में तो मिस यूवी से बराबरी का मुकाबला कर रही थी। जैसे वो असिस्टेंट अपनी फुल पावर अनलीश करता है, मिस यूवी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए वो असिस्टेंट उस पर भारी पड़ने लगा था। यहाँ ये सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि किसी अनजान शख्स ने उस वॉरियर पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे उस असिस्टेंट की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। और हमें जानने को मिलता है कि अनजान वॉरियर कोई और नहीं बल्कि मिस यूवी की मास्टर थी, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग घबरा चुके थे। मिस यूवी की मास्टर यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम जाओ साइड के लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुम लोगों ने मेरी डेसिपल की शादी के बीच टांग अड़ाई। यहाँ जियान भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिस पर जियान का अंकल उसे बताता है कि ये आइस क्लाउड के 7 इमोर्टल्स में से एक है, मेरे जैसे 10 वॉरियर्स को भी अकेले आसानी के साथ हरा देगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसके काम के बीच आना चाहिए। जियान उस मास्टर के बारे में ये सब जानने के बाद फौरन उनको रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर हमें माफ कर देना, हम लोगों को मालूम नहीं था कि यूवी आपकी डेसिपल है। जिस पर मास्टर गुस्सा होते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना, अब अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जबकि दूसरी तरफ मिस यूवी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के सामने झुक गई थी। मास्टर भी मिस यूवी के पास आकर कहती है कि अब तो तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तो क्या अब हम वापस अपने आइस क्लाउड टेंपल चले। जो सुनकर मिस यूवी यहाँ अपने मास्टर के साथ रवाना होने वाली थी, तभी अचानक उसको युंची की आखिरी बात याद आ जाती है, जहाँ युंची ने अपने ग्रैंडफादर और आंटी को बचाने के लिए कहा था। यहाँ चूंकि इन दोनों की जाने की वजह से वैसे भी जाओ ट्राइब गुस्सा होकर उन दोनों से बदला लेने वाला था, इसलिए यूवी फौरन रुककर अपने मास्टर से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ, इसलिए मैं ये सब बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी मास्टर भी समझ गई थी कि यूवी क्या चाहती है। दूसरी तरफ हम असैसिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए यहाँ ग्रैंडफादर पर हमला करने वाला था। तभी अचानक मिस यूवी की मास्टर यहाँ पर एक अटैक रेडी करती हुए उस असैसिन पर चल देती है, जिसकी वजह से दूसरे असैसिन की कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई। जो देखकर जियान का अंकल आगे आते हुए कहता है कि मिस चू आप ये क्या कर रही है, क्या आपको मालूम नहीं कि हमारी जिया फैमिली का इंटरनल अफेयर है, आप इसमें टांग नहीं अड़ा सकती। जिस पर मिस चू आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, मैं बस सिर्फ रूल्स के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये चोरी जाओ साइड में हुई थी, इसलिए जाओ साइड के हेड को ही सिर्फ ये हक बनता है कि वो इन लोगों को फैसला करके कोई भी पनिशमेंट दे। जाओ ट्राइब अगर इसके बीच में आएगी तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब जाओ साइड को वो इशारा करते हुए कहती है कि आगे बढ़ो और इन्हें पनिशमेंट दो। तुम लोगों के जाओ साइड के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल चोरी करता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है। जिस पर जाओ साइड का हेड कहता है कि अगर यहाँ पर कभी ऐसा हादसा हो जाए तो हम उन्हें निकालकर 15 साल तक पहाड़ों में छोड़ देते हैं। जो सुनकर थर्ड एल्डर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बेटी को अच्छी तमीज नहीं सिखा पाया, अब उसको पनिशमेंट दे देनी चाहिए, जबकि मैंने भी झूठ बोला इसलिए मैं भी उसके साथ पहाड़ियों में जा रहा हूँ। ये कहते हुए थर्ड एल्डर यहाँ पर लिंसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि इसके बाद मिस चू यहाँ पर अपने डेसिपल मिस यूवी से कहती है कि लो तुम्हारा काम हो गया, अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मिस यूवी अपने मास्टर के साथ वहाँ से रवाना हो गई। जबकि इन लोगों के जाने के बाद जियान काफी ज्यादा गुस्से में था, वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मिस चू मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूसरी तरफ युंची पर आ जाता है, जो कि खंडर सी जगह पर बैठा हुआ अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा था। उदास होते हुए कहता है कि जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ आखिर वही लोग मुझसे छीन क्यों जाते हैं, उन्हीं लोगों पर मुसीबतें क्यों आती है। पिछली दफा भी मैं जिन लोगों से प्यार करता था वो सब लोग मुझसे छीन गए, लेकिन इस बार मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा इविल अल्केमिस्ट क्या कर सकता है। और ये कहते हुए हमें युंची के चेहरे पर एक नई सी एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ युंची किसी विलन की तरह जोरों से हंसते उस हिडन स्टार प्लांट को अपने पास से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसने अपने हेमली पॉइजन आर्टिफैक्ट से रिफाइन करना शुरू कर दिया था। और यूं ही थोड़ी देर के रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद आखिरकार युंची ने स्टार हिडन पिल को तैयार कर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। स्टार हिडन पिल को देखकर युंची अपने मन में कहता है कि अब सिर्फ तुम लोग इंतजार करो, मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत युंची से होती है, जिसने स्टार हिडन पिल का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनविजिबल बना लिया था और वो वापस यहाँ जाओ सेट आकर यूलन के मेंडेनियंस पर हमला कर देता है, जिसकी चीखने की आवाजें सुनकर जाओ सेट का हेड फौरन वहाँ पर पहुंच गया था और वो यूलन से सवाल करते हुए पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। यूलन तो दर्द से कांप रहा था, वो तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ ये किसने किया। तभी अचानक यहाँ इनके एक सर्वेंट आकर मास्टर को बताता है कि हमारे ट्रेजर हाउस में पता नहीं कैसे पर आग लग गई। जो देखकर जाओ सेट के हेड तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि ट्रेजर हाउस में ही मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर मौजूद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जबकि उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि युंची दोबारा से यूलन के रूम में आ जाता है, जहाँ साथ ही उसने 2 गार्ड्स को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ यूलन यहाँ पर युंची को देखकर डरते हुए कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर युंची कोई जवाब न देते हुए दोबारा अपने डैगर से उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मेरी शादी की रात ही मुझे जहर दिया और अभी तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, तुमने मेरी आंटी को बचाने की कोशिश की, सबके सामने मेरे ग्रैंडफादर को बेइज्जत किया, तुम्हारी वजह से मुझे जाओ सेट से निकाल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जो कहते हुए यहाँ युंची के चेहरे पर एक इवल स्माइल थी। जबकि दूसरी तरफ यूनो खौफ के मारे उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। युंची उसकी ये बात सुनकर अपना डैगर यूलन के मुंह पर फेरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो दर्द सहो जो कि एक लूजर सहता है। और ये कहते साथ ही युंची ने दोबारा यहाँ यूलन के मेंडेनियंस पर हमला कर दिया था, ताकि वो हमेशा के लिए एक नकारा इंसान बन जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाओ साइड की उन्हीं पहाड़ियों पर आ जाता है, जहाँ थर्ड एल्डर और उसकी बेटी को सजा काटने के लिए भेजा गया। युंची भी यहाँ कुछ देर बाद पहुंच गया था, जिसे देखकर उसकी आंटी तो काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार युंची जिंदा है। दूसरी तरफ युंची के ग्रैंडफादर ने आखिरकार वो सारे राज खोलना शुरू कर दिए थे, जो अब तक वो अपने सीने में छुपा कर रखते थे। वो युंची से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि मैं हमेशा इस राज को राज ही रखूंगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही शायद ऐसी लिखी गई है। आज के दिन मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। यानी कि आज मैं तुम्हारे रियल बायोलॉजिकल फादर के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, जिनका सर नेम युन था। वो एक बहुत ही ज्यादा महान और टैलेंटेड वॉरियर थे। अगर सही अल्फाजों में कहूँ तो वो एक असली मर्द थे। पर युंची तुम्हें ये बात तो मालूम होगी, गॉड जिन लोगों से ज्यादा प्यार करता है वो
लोग जल्दी मर जाते हैं। आज से कई साल पहले तुम्हारे फादर और उसकी फैमिली कुछ एनिमी से बचकर खुद की जान बचा रहे थे, जहाँ उन लोगों की मुलाकात मेरे बेटे यिंग से हुई। मेरे बेटे यिंग ने तुम्हारे फादर और उसकी फैमिली की जान बचाई, जबकि साथ ही उन लोगों को ज़्याओ सेट में रहने की जगह दी। धीरे धीरे तुम्हारे फादर और मेरे बेटे के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों भाई बन चुके थे और सुकून ज्यादा देर तक कायम न रहा, क्योंकि तुम्हारे फादर के दुश्मनों ने आखिरकार उसकी लोकेशन ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो यहाँ ज़्याओ सेट को छोड़कर जाने वाले थे, ताकि मेरे बेटे यिंग और मेरे ज़्याओ सेट पर कोई मुसीबत न आए। लेकिन वो जानते थे कि तुम्हारी मिस्टिक वेन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरा बेटा यिंग जानता था कि अगर तुम अपनी फैमिली के साथ गए तो ये तुम्हारी जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए उसने अपने बेटे को तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर लिया। मेरा बेटा नहीं चाहता था कि उसके भाई का पूरा खानदान खत्म हो जाए, वो उसके ब्लड लाइन को सेव करके रखना चाहता था। यह युंची अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ थर्ड एल्डर उसे बताते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद यिंग पर किसी ने हमला कर दिया, जिस हमले के दौरान मेरा बेटा मारा गया। ये वही लोग थे जो कि तुम्हारे पेरेंट की तलाश कर रहे थे। युंची उनकी बातें सुनकर फौरन खड़ा होते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आखिर आप लोगों के एहसानों का ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस पर थर्ड एल्डर युंची से कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, तुमने खुद ही तो कहा था कि बेशक हम लोगों के बीच खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे ग्रैंडसन हो। साथ ही यहाँ पर थर्ड एल्डर युंची से कहती है कि याद है मैंने तुम्हें बचपन से बस एक ही बात कही कि कभी भी अपना ये जेड पेडेंट मत उतारना, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। क्या पता अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हुए तो शायद वो तुम्हारा ये पेडेंट देखकर तुम्हें पहचान ले। जो सुनकर युंची काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि पिछली लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही एक पेडेंट मेरे पास हुआ करता था, जिसने शायद मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ बेचा। मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कि वो पेडेंट मुझे कैसे मिला था। आखिर ये कितनी इत्तेफाक की बात है। यहाँ अपनी फैमिली की सारी हकीकत जानने के बाद युंची अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर बस मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना लूंगा और मैं वापस आऊंगा ताकि मैं आप लोगों का बदला ले सकूं। ये कहते हुए युंची अपने ग्रैंडफादर के सामने झुक गया था, जबकि दूसरी तरफ थर्ड एल्डर युंची को उठाते हुए कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ से तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। युंची यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को अलविदा करके वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि साथ ही सीन शिफ्ट कर न्यू सिटी पर आ जाता है, जो कि यूवी का अपना घर था और वो अपने मास्टर के साथ आखिरी दफा यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को आखिरी दफा अलविदा कह सके। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर उसे देखकर कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई, उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिस पर यूवी कहती है कि नहीं, वो तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे कि मुझे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने खुद का डेसिपल बना लिया है। जो सुनकर यूवी की मास्टर खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, पिछली फाइट की वजह से तुम्हें थोड़ी चोट लग गई होगी, आओ मैं तुम्हें हील कर दूं। ये कहते हुए यूवी की मास्टर जैसे ही अपनी की एनर्जी को फैलाकर उसे चेक करने की कोशिश करती है, तभी अचानक वो शॉक हो गई थी। वो फौरन यूवी के हाथों को पकड़ते उसकी मिस्टिक वेन्स को चेक करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हें कोई कीमती एलेक्सर मिला जिसे तुमने खा लिया, या फिर तुम्हारी मुलाकात किसी बड़े मास्टर के साथ हो चुकी थी? जो सुनकर तो यूवी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने मास्टर से पूछती है क्यों मास्टर, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? जिस पर यूवी की मास्टर बताती है कि नहीं, किसी भी इंसान की बॉडी में 54 मेंडेलियन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन लगाने के बावजूद भी सिर्फ 10 मिस्टिक पॉइंट्स को एक्टिवेट कर पाते हैं। इवन जो हमारे आइस क्लाउड पैलेस का लीडर है उसने भी सिर्फ 17 मिस्टिक पॉइंट्स को ही एक्टिवेट किया, वो भी लगातार 100 साल तक की कल्टीवेशन करने के बावजूद। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी मिस्टिक पॉइंट को एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अभी चेक करने पर मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे 54 के 54 मिस्टिक पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, वो भी इतने कम अरसे में, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो सुनकर तो यूवी को भी एक झटका लगता है। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर उसे बताती है कि इसकी वजह से अब तुम्हारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि तुम्हारी पावर्स और कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इंप्रूव होगी, हो सकता है 5 गुना तेजी के साथ। यहाँ यूवी अपने मास्टर की सारी बातें सुनकर युंची की बातों को याद कर रही थी, जहाँ युंची ने यूवी से कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दी तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम 10 गुना तेजी के साथ अपने कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू कर पाओगी। यूवी यहाँ पर ये बात सोचकर हैरान थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में उससे सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ आखिर उस मास्टर का नाम क्या है जिसने तुम्हारे साथ ये किया? वो तो काफी ज्यादा टैलेंटेड मास्टर होगा। जो सुनकर यूवी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन प्लीज मास्टर मुझे माफ कर देना, उसने मुझे अपना नाम किसी को भी बताने से मना किया था। और ये कहते साथ ही वो माफी मांगने के लिए अपने मास्टर के सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर भी उसकी बात समझते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ गई कि वो एक बेहतरीन मास्टर है, जो कि यकीनन सारा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर लगाना चाहता होगा। वो नहीं चाहता होगा कि कोई भी उससे परेशान करे, इसलिए उसने तुम्हें मना किया होगा कि तुम उसका नाम किसी को ना बताओ। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसका तुम पर एक बड़ा एहसान है। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मेरी भी किस्मत अच्छी हो और मेरी भी मुलाकात उस मास्टर के साथ हो जाए। जो सुनकर यूवी अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने यूवी को फोर्स नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ उसकी मास्टर यूवी से कहती है कि चलो अब हमें वापस अपने टेंपल चले जाना चाहिए। ये कहते हुए यूवी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि यूवी अभी भी यहाँ युंची के बारे में सोच रही थी। अपने मन में कहती है कि युंची आखिर इस वक्त तुम कहाँ पर होगे? यूवी के ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ युंची पर आ गया था, जो कि किसी से खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जियान का असेसिन था, जिसने यहाँ पर युंची को पकड़ रखा था। और वो युंची से कहता है कि मैं अपने यंग लॉर्ड के हुक्म से तुम्हें मारने जा रहा हूँ। युंची जानता था कि इस वक्त उसकी बॉडी कमजोर है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर वो नीचे से मट्टी उठाते हुए फौरन उस असेसिन की आंखों में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे भागने का मौका मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अब उस असेसिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो पीछे से एक आइस अटैक करते हुए युंची पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से युंची जमीन पर गिर गया। जिनको हाथ लगाते साथ ही युंची को मालूम हो गया बेशक युंची के हेमली पॉइजन आर्टिफैक्ट ने उसके पॉइजन को खत्म कर दिया, पर युंची पॉइजन प्लांट का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो असेसिन यहाँ युंची के पास आ चुका था, जो कि युंची से कहता है कि अब भागना बंद कर दो, क्योंकि तुम वैसे भी मुझसे नहीं बचने वाले। जो सुनकर युंची फौरन उस पॉइजन प्लांट को उठाकर उस असेसिन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉइजन उस असेसिन के हाथ पर लग जाता। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो फौरन अपने हाथ पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से सारा के सारा पॉइजन ब्लड नीचे की तरफ गिर गया। और युंची के पास एक बार फिर से भागने का मौका आ चुका था, लेकिन अब वो असेसिन गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही वो असेसिन तेजी के साथ जंप करते फौरन अपने डैगर को यहाँ युंची की तरफ
थ्रो कर देता है। यूंची भी समझ चुका था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए यूंची ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि यूंची के सोच स्पेस से सीधा जैस्मिन निकलकर बाहर आ गई थी, जिसने वो डैगर पकड़ते उस असैसिन के टुकड़े कर दिए थे। यूंची यहाँ पर ये सब देखकर हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जबकि उस असैसिन के गिरने के बाद उसे वहाँ जैस्मिन दिखाई देती है, जिसे देखकर यूंची खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया और तुमने मेरी जान भी बचा ली। दूसरी तरफ जैस्मिन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी कह पाती, अचानक उसके सीने में दोबारा से पेन होना शुरू हो गया था, जहाँ वो खुद से कहती है कि ये गोड किलिंग पॉइजन दोबारा से एक्टिवेट हो गया। दूसरी तरफ यूंची यहाँ जैस्मिन को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया, जबकि यूंची ने खुद का इंट्रोडक्शन भी करवाना शुरू कर दिया था। वो उसे बताते हैं कि मेरा नाम है यूंची और तुमने मेरी जान बचाई, लगता है कि हम दोनों का हिसाब पूरा हो गया। दूसरी तरफ हम जैस्मिन को देखते हैं, जिसने यूंची की तरफ गुस्से के साथ देखते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़ते उसे गले से पकड़ लिया था। साथ ही वो यूंची से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट जैसे कीमती हेवनली आर्टिफैक्ट ने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर कैसे चूज किया? अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जो सुनकर यूंची कहते हैं कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारना ही होता तो तुम मुझे बचाती ही क्यों, और वैसे भी मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सुनकर तो जैस्मिन ने उसका गला और भी ज्यादा जोर के साथ दबाना शुरू कर दिया था, जबकि यूंची अपने आखिरी अल्फाज कहता है कि मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन तुम्हारी तो है। ये गॉड किलिंग पॉइजन सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ही नहीं बल्कि तुम्हारी स्पिरिट को भी डैमेज कर रहा है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर जान से मार भी दिया हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए, तब भी तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। और दूसरी तरफ अगर तुम मुझे जाने देती हो तो तुम्हारी इस टॉक्सिन का इलाज मैं कर सकता हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मिन ने यूंची को छोड़ दिया था। साथ ही वो हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर तुम जैसे एक लूजर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम? अब तो यूंची की चाल शुरू हो चुकी थी। वो कहते हैं क्योंकि मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर धीरे धीरे जैस्मिन के पास आते हुए कह रहा था, देखो मैं तुम्हारी सोल और बॉडी को दोबारा से कंडेंस कर सकता हूँ, यानी कि अब तुम मेरी जान नहीं ले सकती। साथ ही साथ अब तुम्हें मेरी जान की हिफाजत करनी होगी। यूंची यहाँ पर ये सब कह रहा था, जबकि जैस्मिन उसकी सिर्फ बातें सुनती जा रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा असैसिन पहुंच गया, जिसे देखकर तो यूंची खुश होते हुए जैस्मिन से कहता है कि लो एक और आदमी आ गया जिसे तुम्हें मारना है। दूसरी तरफ असैसिन भी यहाँ पर अपनी बाइक की लाश देखकर गुस्सा होते हुए तलवार निकालकर इन दोनों से पूछता है कि आखिर मेरी बाइक की जान किसने ली, जिसमें तो यूंची काफी ज्यादा आसानी के साथ सारा इल्जाम जैस्मिन पर डालते हुए कहता है कि यही है वो लड़की जिसने तुम्हारी बाइक की जान ली। असैसिन यहाँ पर यूंची की ये बात सुनकर जैस्मिन की तरफ देखता है, जहाँ उसके पतले कपड़ों में उसका बदन साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ठरकियों की तरह एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि अब तुमने मेरी बाइक की जान ली, इसलिए मुझे भी थोड़ी तकलीफ तुम्हें देनी ही होगी। असल में वो थोड़ी गलत बातें करने की कोशिश कर रहा था, जो कि जैस्मिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने अटैक से उस असैसिन की भी जान ले लेती है। यूंची यहाँ पर जैस्मिन की ताकत देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैस्मिन पर गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा से हावी हो गया, इसलिए यूंची भी यहाँ जैस्मिन के पास बैठकर अपने हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट से उसके जहर को कम करने की कोशिश करता है। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैस्मिन ने दोबारा से यूंची का ब्लड पीना शुरू कर दिया, जो देखकर यूंची कहता है कि आखिर तुम हर बार चुड़ैलों की तरह मेरा खून क्यों पीती हो? अब यहाँ लगातार कुछ देर तक खून पिलाने के बाद यूंची उससे सवाल करते पूछता है कि वैसे अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, जिस पर जैस्मिन काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ खुद का नाम बताती है। जो सुनकर यूंची सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि जैस्मिन, वाओ ये तो एक फ्लावर का नेम है जो कि काफी ज्यादा क्यूट और मासूम होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैस्मिन उसे कहती है कि मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, मैं खून से रंगी हुई रेड कलर की जैस्मिन हूँ, तुमने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। यूंची यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पॉइजन ने तुम्हें काफी ज्यादा वीक कर दिया, जल्दी से तुम हेवनली पॉइजन पर्ल स्पेस में वापस चली जाओ। साथ ऐसा प्रॉमिस तुम्हें 3 साल तक मेरी हिफाजत करनी होगी, जबकि बदले में मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जैस्मिन यूंची की ये सारी बातें सुनकर उसे काफी अजीब से देख रही थी, जिस पर यूंची हैरान होकर कहता है कि तुम आखिर मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि अभी के लिए मैं कमजोर हूँ, मेरे मिस्टिक वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मुझे अपने न्यू मिस्टिक वेन्स बनाने होंगे, फिर ही मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जो सुनकर जैस्मिन कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की मेरी भी 3 शर्त है। अगर तुम मेरी तीनों शर्तों को मान लो तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें एक मिस्टिक वेन दिलवाने में मदद करूंगी, जो कोई नॉर्मल मिस्टिक वेन नहीं बल्कि एक गॉड लेवल की मिस्टिक वेन होगी। जो सुनकर तो यूंची काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उससे कहता है कि तुम 3 नहीं बल्कि 3000 शर्त बोलो, मैं फिर भी सारे एक्सेप्ट करूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मिन ने यहाँ अपनी पहली शर्त बोल दी, जिसके दौरान उसने 3 ऐसे एलेक्सर्स को मांग लिया जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये एलेक्सर तो 4 मेजर सेक्स के पास भी मौजूद नहीं होंगे। साथ ही दूसरी शर्त के मुताबिक जैस्मिन कहती है कि तुम्हें मेरी बॉडी को रिबिल्ड करना होगा, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। साथ ही मेरी सारी की सारी पावर्स भी रिस्टोर होनी चाहिए, जो कि एक मोनार्च फेस मिस्टिज्म लेवल की पावर्स थी। ये सुनकर तो यूंची सरप्राइज हो गया था, वो हैरान होकर कहती है कि आखिर ये किस तरह की फ्रीक है, क्या ये लड़की गॉड रेल्म से आई हुई है? क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी मोनार्च फेस मिस्टिज्म लेवल का वॉरियर नहीं होता। जैस्मिन यूंची का ऐसा चेहरा देखकर पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी शर्त कबूल नहीं है? जिस पर यूंची जवाब देते हुए कहते हैं कि मोनार्च फेस की पावर हासिल करने में लोगों को 30 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं और तुम सिर्फ 3 साल की बात कर रही हो। भाई ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब वक्त ही बताएगा। इसके बाद जैस्मिन अपनी तीसरी और आखिरी शर्त के बारे में बताती है, जहाँ वो यूंची से कह रही थी कि आज के बाद मैं तुम्हारी मास्टर होंगी, तुम मेरे सामने झुककर मुझे एक मास्टर की तरह ट्रीट करोगे। जो सुनकर यूंची हैरान होती है उससे सवाल करते हुए पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम्हारी एज क्या है? जिस पर जैस्मिन उसे जवाब देती है, कहती है कि मैं तो 13 साल की हूँ। जो सुनकर तो यूंची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपने मन में कहते हैं कि इसको तो मैं अपना डेसिबल भी ना बनाऊं और ये मेरी मास्टर बनना चाहती है, पर चलो क्या ही कर सकते हैं, मुसीबत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए वो यूंची यहाँ पर जैस्मिन से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद अपना मास्टर कहूंगा, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने भी नहीं झुकने वाला। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मिन यहाँ फौरन यूंची को नीचे गिराकर उस पर अपना पैर रख देती है। साथ ही वो यूंची से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने जरा बहादुर और ताकतवर हो कि तुम मेरी बात ना मानो और मेरे सामने ना झुको? आज के बाद मैं ऑफिशियली तुम्हारी मास्टर हूँ, यानी आज के बाद तुम मुझे एटीट्यूड नहीं दिखा सकते और मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें वो करना होगा। क्या तुम्हें कोई सवाल है या फिर कुछ कहना है? जो सुनकर हम देखते हैं कि यूंची यहाँ जैस्मिन की तरफ बहुत ही प्यार से देखकर कहते हैं कि अब अपना पैर मुझसे हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ देख लिया और अगर तुमने पैर ना हटाया तो मैं और भी बहुत कुछ देख लूंगा। जो सुनकर जैस्मिन को समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो फौरन साइड पर हटते हुए खुद को डांट लेती है। जबकि दूसरी तरफ यूंची से देखकर अपने मन में कह रहा था कि अच्छा तो ये लड़की भी ब्लश कर सकती है, लेकिन असल में वो जैस्मिन का ब्लश नहीं बल्कि गुस्से वाला फेस था। जिसके बाद उसने यूंची की पिटाई लगाना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे ड्रैगन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन यूंची के सामने बैठी हुई थी और वो यूंची से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि
मेरा शिकार क्यों किया जा रहा था और मुझे गॉड किलिंग पॉइजन क्यों दिया गया। जो कहते साथ ही यहाँ पर जैस्मिन ने अपने पास से ब्लड का एक ड्रॉप निकाल लिया था, जिसके बारे में वो बताती है कि ये सब कुछ इसके लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जैस्मिन ये ब्लड युंची की बॉडी में डाल देगी, जिसकी वजह से उसे गॉड लेवल के मिस्टिक विंग्स मिल जाएंगे, यानी कि युंची एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ चलो फिर हम आज के एपिसोड को खत्म करते हैं।